हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान व यमन पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज इस सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नए टॉपिक पर आते हैं, जो कि है मंदबुद्धि बालक और समस्यात्मक बालक। ठीक है, कल हम लोगों ने विशिष्ट बालक के बारे में भी पढ़ा था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका पूरा सिलेबस सीडीपी का सारे टीचिंग एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट करा रहे हैं, वो भी विद थ्योरी के साथ, बिल्कुल फ्री में। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे ये हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है मंदबुद्धि और समस्यात्मक बालक में। उससे पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दी हैं। जैसे कि क्रो एंड क्रो के हिसाब से ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। वहीं पोलक ने बोला है, मंद बुद्धि बालकों को हम तीक्ष्ण बुद्धि बालकों में नहीं रख सकते, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, अपितु ये मतलब सामान्य जैसे व्यवहार एवं व्यक्तित्व में काफ़ी हद तक सामान्य बालक होते हैं। ठीक है, वहीं अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार, जिसे हम लोग शॉर्ट में AAMD बोलते हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ दिखाई पड़ती है से जुड़ी, जो विकासात्मक अवधि में दिखाई पड़ती है। ठीक है, विकासात्मक मतलब क्या होता है? विकास के दौरान। ठीक है, जब बच्चे का विकास होता है उसके दौरान जो व्यवहार में कमी दिखाई पड़ती है समायोजन की, मतलब जैसे कि बच्चा 2 साल से 3 साल 4 साल 5 साल उसकी उम्र बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है, मानसिक बौद्धिक शारीरिक सब हो रहा है, लेकिन वो क्या समायोजनशील मतलब जैसे कोई चीज को अपने अंदर समायोजित करना, किसी चीज को सीखना समझना, उसके व्यवहार में उतनी विकास नहीं दिखाई देता, उसमें जो कमी दिखाई देती है उसे हम लोग मंद बुद्धि बालक बोलते हैं, मानसिक मंदता के रूप में जानते हैं। ये है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी के द्वारा ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और क्रो एंड क्रो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। अब AAMD के द्वारा मंद बुद्धि बालकों के प्रकार देखेंगे तो इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। मैंने आपको बताया AAMD काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि मतलब IQ के बारे में पहला है सामान्य मंदता, फिर है अल्प मंदता, फिर है गंभीर मानसिक मंदता और फिर है गहन मंदता। ठीक है, इस हिसाब से बच्चे की बुद्धि घटती है, बुद्धि लब्धि IQ स्तर काफ़ी घटता जाता है। सामान्य मंदता वाले बालक जो होते हैं उनकी IQ लेवल 52 से 67 के बीच होती है। बड़े होने पर इनकी बुद्धि लब्धि 8 से 18 वर्ष के बालकों के बराबर होती है, फिर भी बाद में ये दैनिक कार्यों में निपुण हो जाते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि कम तो होती है, लेकिन ये फिर दैनिक कार्यों में, जैसे अपने सामाजिक कार्यों में, अपने घर के कार्यों में जब व्यस्त हो जाते हैं तो ये निपुण हो जाते हैं उस चीज़ में, इनकी इतना प्रभाव ही नहीं देती बुद्धि लब्धि इनके कार्यों पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अल्प मंदता। इनका IQ लेवल जो होता है वो 36 से 51 के बीच में होता है। इसमें समायोजन की कमी होती है, फिर भी इन्हें रोजगार सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, मतलब ये स्वरोजगार अपने आप खुद पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि कम तो होती है अल्पमंदता वालों की, लेकिन इनका समायोजन जो शक्ति होती है काफी अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन ये अपने कुछ हाथ से करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे। इनका IQ 20 से 35 के बीच में होता है। ये अपने दैनिक कार्यों में भी ज़्यादातर निर्भर होते हैं दो अदर लोगों पे, और बहुत सीखने पर सीख सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है कि सीख जाएंगे, सीख सकते हैं। ठीक है, और ये दैनिक कार्यों में भी ज़्यादातर
निर्भर होते हैं दूसरे लोगों पर। ठीक है, फिर आते हैं गहनबंधता। गहनबंधता के जो IQ होता है वो 20 से कम होता है। ठीक है, काफी कम होता है। इन्हें आजीवन देख रेख की जरूरत पड़ती है और ये अल्प आयु के होते हैं। मन की इनकी जो आयु होती है, उम्र होती है, वो ज्यादा नहीं होती। और ये ऐसे होते हैं कि इनको तुम अकेला नहीं छोड़ सकते। इनकी हमेशा जीवन पर्यंत देख रेख में कोई एक इंसान रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या है इसमें विशेषताएं। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? कम IQ। ठीक है, समायोजन की कमी। ठीक है, शारीरिक विकृति। उसके बाद आता है अधिगम स्थानांतरण में कमजोर, मतलब एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह यूज में नहीं ला सकते ये लोग। वहीं हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो अधिगम स्थानांतरण उनका काफी मजबूत होता है। एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह वह अपने आप ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, मतलब दूसरी जगह की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पर निर्भरता, दूसरों पे निर्भरता। उसके बाद है अवधारणा को समझने में ज़्यादा समय लेना। कोई भी चीज़ आप समझाओगे तो एक बार में नहीं समझ पाएंगे, इनको बार बार समझानी पड़ती है। उसके बाद है अपना ही ध्यान रखने में लापरवाह। ये लोग अपना ही ध्यान नहीं रख पाते, तभी आपने देखा कि जो गहन गंभीर जो बालक होते हैं जिनकी IQ 20 से कम होती है, उनके लिए तो हमेशा एक इंसान चाहिए ही उनकी देख रेख करने के लिए। उसके बाद आता है संवेगों में कमजोर, मतलब इनको अपने इमोशन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल इमोशन इनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अमूर्त चिंतन में कमजोर। अमूर्त चिंतन तो ये कर ही नहीं सकते। विभिन्न संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक और व्यवहारिक में कमियां होती हैं। अमूर्त चिंतन जो होता है जिसे हम लोग सोच के करते हैं, एक मूर्त होता है जिसे हम छू सकें देख सकें, एक होता है अमूर्त जिसे हम सोचें चिंतन थिंकिंग। ठीक है, ये अमूर्त के अंतर आती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कमजोर ग्रहण शक्ति। उसके बाद है कमजोर तार्किक चिंतन। वहीं विशिष्ट बालकों में ये काफी अच्छा तार्किक चिंतन था। ठीक है, उसके बाद है कमजोर स्मृति। जब ये लोग इनका IQ कम होता है तो ये चीजें जल्दी जल्दी भूलते हैं, चीजें जल्दी जल्दी इनसे छूटती हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्मृति होती है वो कमजोर होती है। अगला पॉइंट है कमजोर शब्द भंडारण। ठीक है, फिर है निम्न विद्यालय उपलब्धि। फिर है साफ सफाई में कमजोर। ये आसपास का वातावरण तो साफ सफाई कर ही नहीं पाते, बल्कि वो अपना खुद शरीर की साफ सफाई भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तभी बोला गया है कि शारीरिक विकृति भी इनके अंदर होती है और अपने आप का ही ये ख्याल नहीं रख पाते हैं, तभी तो दूसरे लोग इनका ख्याल रखते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें मानसिक मंदता वाले में कि आत्मविश्वास में कमी। इनके आत्मविश्वास में काफी कमी होती है, ये जान ही नहीं पाते कि ये कार्य हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं अब जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी शिक्षा कैसे की जाए। शिक्षा कैसे शुरू की जाए उनकी, तो पहला है प्रदर्शन विधि से उन्हें चीजें दिखाकर सिखाई जाए, प्रदर्शन करके सिखाई जाए। ठीक है, दूसरा है मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा या इंद्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है, तीसरा है रोजगार देने वाली शिक्षा पर शुरू से जोर दें, क्योंकि आपको पता है कि इनका ना प्लेसमेंट होगा ना ही ये कोई भी सरकारी एग्जाम निकाल सकते हैं, तो इनके लिए हमेशा रोजगार पर बल दिया जाएगा कि इनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, अपने हाथों से ऐसी कला सिखाई जाए जिससे ये आगे का जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, इसके बाद है इन्हें खुद का ख्याल रखने के लिए प्रशिक्षित करें। ठीक है, अगला पॉइंट है इन्हें दैनिक जीवन के कार्यों जैसे नहाने, कपड़ा बदलने आदि के प्रशिक्षण दें। क्या जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि साफ सफाई में कमी, तो जरूरी नहीं कि आसपास की साफ सफाई ना करें, ये अपने शरीर की भी साफ सफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको ये प्रशिक्षण दें कि नहाते कैसे हैं, कपड़े कैसे बदलते हैं, इन्हें साफ कैसे पहनते हैं। तो ये कुछ हैं जो मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है इन्हें सीखो और कमाओ जैसे रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण दें।
ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट काफ़ी सिमिलर है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इनका कोई प्लेसमेंट वगैरह तो हो नहीं सकता, तो इनको हमेशा ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ें जिससे इनका जीवन यापन है वो आराम से हो सके। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट है विशिष्ट कक्षा। इनके लिए समावेशी क्लास के अलावा कुछ विशिष्ट क्लास भी रखी जाए जिसमें इनकी ये चीजें फुलफिल की जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं समस्यात्मक बालक। तो अब हम लोग समस्यात्मक बालक हैं, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि है प्रोफेसर वैलेंटाइन के हिसाब से समस्यात्मक बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में अन्य बालकों से असामान्य या अमान्य हो और जो कक्षा चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। मोरल ऑफ स्टोरी ये है इसकी कि वे बालक जिनके व्यवहार असामान्य हो और जो कक्षा मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उसके बीच में वह बाधा उत्पन्न करें तो वह समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक है, नाम में ही बालक के बारे में बताया गया है समस्यात्मक, मतलब जो समस्या उत्पन्न करे आपकी टीचिंग में और असामान्य वातावरण उत्पन्न कर दे क्लासरूम का, उसे समस्यात्मक बालक कहते हैं। वहीं बीटी के हिसाब से बोला गया है कि ऐसे बालक जो सामाजिक नियमों से विचलित हों, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। आगे देखते हैं अब समस्यात्मक बालक के प्रकार। ठीक है, जैसे चोरी करने वाले बालक, प्रतिभाशील बालक। अब आप सोचेंगे प्रतिभाशील बालक कैसे समस्यात्मक बालक में आएंगे, इसे भी हम आपको बताएंगे। तीसरा है हिंसा या झगड़ा करने वाले बालक। चौथा है स्कूल से भाग जाने वाले बालक, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है स्कूल से भाग रहा है। झूठ बोलने वाले बालक, गृह कार्य ना करने वाले बालक, फिर है कक्षा में देर से आने वाले बालक। तो ये कुछ बालकों के प्रकार हैं जो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब प्रतिभाशील बालक के बारे में आप सोच रहे हैं कि प्रतिभाशील बालक कैसे समस्यात्मक बालक में आएगा, तो उसके लिए बात ऐसे है कुछ कि वो प्रतिभाशील जो बालक होते हैं वो अपना कार्य बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं सामान्य बालकों से। जब वो पूरा कर लेते हैं तो टीचर से बोलते हैं हाँ सर आ रहा है, सर ये भी आ रहा है, सर ये भी आ रहा है। तो वो क्या होता है और बालक उससे डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमने आपको बताया पिछली क्लास में कि इनको थोड़े कठिन कार्य दिए जाएं, इनको थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिविटी में व्यस्त रखा जाए ताकि आप और बालकों को, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बालकों पे समान ध्यान देना है हम लोगों को, तो इनको ज़्यादा हम लोगों को व्यस्त रखना है प्रतिभाशील बालक। क्योंकि समस्यात्मक बालक का अभी हमने आपको परिभाषा बताया कि ऐसे बालक जो आपकी टीचिंग में बाधा उत्पन्न करें। तो ये किस प्रकार की बाधा है, जो पॉजिटिव बाधा है कि सर आ रहा है, कि सर आ रहा है, लेकिन उसको आने का मतलब ये नहीं है कि क्लास में जो 40 से 50 विद्यार्थी बैठे हैं कि सभी को आ रहा हो। तो इसीलिए प्रतिभाशील बालकों को भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे देखते हैं। अब चोरी करने वाले बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा एवं सुधार के उपाय क्या क्या होते हैं। पहला है इन्हें चोरी का तगमा ना दें। फिर है माता पिता की इनकी जरूरतें आवश्यकता पूरी करें। ठीक है, माता पिता जो चोरी कर रहा है, इंसान चोरी किस चीज की करता है कि उसको उसकी जरूरत है, तो माता पिता इनकी जरूरत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करें। ठीक है, ज्यादा पैसा देकर अभिभावक आदत ना बिगाड़ें बालकों की। इन्हें चोरी से होने वाली हानियों एवं दंड से अवगत कराएं। चोरी करने पर इन्हें एक चेतावनी दें लेकिन डर ना पैदा करें। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तथा कारणों का पता लगाकर इनमें सुधार लाएं। ठीक है, तो ये हैं कुछ चोरी करने बालकों के लिए शिक्षा और सुधार के उपाय। आगे देखते हैं। अब प्रतिभाशील जो बालक होते हैं उनके लिए क्या है, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि इन्हें क्लास में व्यस्त रखें, छात्रों की ऊर्जा का सही उपयोग करें। ठीक है, इनके लिए समृद्ध कार्यक्रम अपनाएं, अर्थात निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा इन्हें खेल कूद, संगीत, कला आदि में भी हाथ आजमाने का मौका दें।
इन्हें कक्षा में यदि सामान्य विद्यार्थियों से चुनौतीपूर्ण कार्य दें और फिर ज़्यादा कार्य दें, जो कि अभी हमने आपको बताया। इनकी क्षमता का उपयोग करें तथा कभी कभार इन्हें निचली कक्षा में पढ़ाने को कार्य सौंपें। अब वो कब जब दूसरी क्लास में पढ़ाने लगेंगे तो आपकी टीचिंग को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही आपकी टीचिंग में कोई बाधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सप्ताह में कभी कभी ऐसे बालकों के लिए कठिन प्रश्नों की श्रृंखला दें। तो ये कुछ प्रकार हैं, उपाय हैं और कुछ शिक्षा है जो प्रतिभाशील बालकों के लिए की जाती है। आगे देखते हैं। अब ऐसे बालक जो कि हिंसा या झगड़ा करते हैं, उनके लिए क्या शिक्षा और क्या उपाय होने चाहिए कि ऐसे इन्हें हिंसा से होने वाले हानियों, दुष्परिणामों के बारे में बताएं। इन्हें व्यायाम, योग आदि के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण पाना सिखाएं। ठीक है, अत्यंत हिंसक व्यवहार करने पर इनके अभिभावकों को सूचित करें। इन्हें अच्छी आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा दें। इन्हें बताएं कि झगड़ा प्रत्येक समस्या का हल नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसलिए सहनशीलता एवं सहानुभूति विकसित करने का प्रशिक्षण इनको दिया जाए, जो कि हिंसा और झगड़े करने वाले बालक होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अति सक्रिय बालकों की शिक्षा। ऐसे बालक अपने शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, अतः अंतः सक्रिय होने की इनकी समस्या है। ठीक है, शिक्षा, इन्हें किसी जरूरी कार्य में लगातार इनकी सक्रियता का उपयोग करें। इन्हें श्यामपट्ट साफ करने, पुस्तकालय में किताब व्यवस्थित करने या स्कूलों के पौधे की सिंचाई करने का कार्य दें। ये काफ़ी अति सक्रिय होते हैं, हर एक्टिविटी को ये काफ़ी तेजी से करते हैं, इसीलिए इन्हें व्यायाम, योग आदि के द्वारा अपनी अति सक्रिय शारीरिक गतिविधियों पर काबू पाना सिखाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब झूठ बोलने वाले बालकों के लिए क्या उपाय और क्या शिक्षा होनी चाहिए, वो देखते हैं। इन्हें बताएं कि झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती। ठीक है, इन्हें इससे भी अवगत कराएं कि एक झूठ के कारण कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आपको झूठ बोलने की आदत का पता चला तो आपको क्या ये भी झूठ लगेगा, मतलब इसका मतलब ये है, अगर आपको पता चल गया कि ये इंसान झूठ बोलता है तो उससे क्या होगा कि अगर आप सच भी बोलेंगे तो सभी लोग क्या कहेंगे, आपको झूठ ही साबित करेंगे। आपके द्वारा बोला गया सच भी सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये इंसान झूठ बोलता है। ठीक है, और कई बार बालक कक्षा में मजाक बनाने या दंड से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए भय मुक्त वातावरण में शिक्षा दें। ये टीचर के लिए पॉइंट है कि बालक कभी कभी झूठ क्यों बोलते हैं कि आज वो पिटेंगे या उन्हें किसी भी शारीरिक या मानसिक रूप से दंडित किया जाएगा, तो उससे बचने के लिए वो बच्चे लगातार क्लासरूम में झूठ बोलते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को कि ऐसी जगह ऐसा वातावरण दें, भयमुक्त वातावरण दें बच्चे को पढ़ने के लिए, जिससे वह झूठ ना बोले। आगे देखते हैं। अब क्या है लास्ट पॉइंट, लास्ट स्लाइड है आज की, गृह कार्य न करने वाले बालक। अब जो गृह कार्य नहीं करते हैं बालक, उनके लिए क्या शिक्षा और क्या उपाय होने चाहिए, ये देखते हैं। इन्हें गृह कार्य इनकी क्षमता के अनुसार दें। ठीक है, गृह कार्य हो सके तो सीमित एवं उचित मात्रा में दें। अगर बालक ने गृह कार्य नहीं लिखा तो दंडित ना करें। ठीक है, अपितु उसका महत्व समझाएं, क्योंकि कई बार बालक संभावित दंड से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आप गृह कार्य उसे ज्यादा देंगे तो वह कार्य नहीं करेगा, जब वो कार्य नहीं करेगा तो बच्चा झूठ बोलेगा, क्लासरूम को छोड़ेगा, स्कूल से भागेगा। तो आप उसे गृह कार्य जो दें उसकी क्षमता के अनुसार दें। ठीक है, गृह कार्य सीमित दें, ऐसा भी ना कहो कि आपने बच्चे को गृह कार्य इतना दे दिया, होमवर्क इतना दे दिया कि वो पूरे दिन क्लास बाहर जब अपने घर गया तो पूरे दिन वो होमवर्क ही कर रहा है, और गृह कार्य अगर वो करके नहीं ला रहा है तो उसे पीटे ना, उसे दंडित ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कई बार झूठ बोलेगा। तो इससे वो देखो,
आपके ज़्यादा गृह कार्य से वो झूठ भी बोल रहा है, क्लासरूम से भी भाग रहा है, स्कूल से भी दूर रह रहा है। तो गृह कार्य को, होमवर्क को हमेशा सीमित और बच्चे की क्षमता के अनुसार ही देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। मेरे हिसाब से आप सभी को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका कंप्लीट सिलेबस विद थ्योरी के साथ करा रहे हैं। और यकीन मानिए कि आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपके किसी फ्रेंड ने पेड कोर्सेज भी लिया है तो आप एक बार उससे जाके इस नोट्स को मिला लें। आपको इसमें उस नोट्सों से ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।